आज हम एक नई हॉरर कॉमेडी फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है किंग मैक। इस फिल्म की कहानी, प्लॉट, स्ट्रक्चर और स्टाइल लगभग पिछली फिल्मों जैसी ही है। इसमें किरदार और घटनाएं नई हैं, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। नए दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक गर्भवती सुंदर महिला अपने बच्चे को एक पत्थर से बांध रही है। एक राहगीर कहता है, नमस्कारम चेची। इसके बाद जब वो महिला घर के अंदर जाती है, अचानक उसका गर्भाशय फट जाता है और खून बहने लगता है। बच्चे के जन्म का समय नहीं था, यह इससे पहले हुआ था। महिला हिल नहीं पा रही थी और फर्श पर गिर गई। वो अपने पति का नाम पुकारती है, कंगमक्का, कंगमक्का। इस समय उसका पति दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ रहा है। वो एक सैनिक है। ग्रेनेड से कई सैनिक टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत से लोग घायल हो गए। हीरो के पेट में गोली लगी। जब सभी आराम कर रहे थे, हीरो अपनी पत्नी की फोटो देखकर चिंतित था। इस समय एक दूसरा सैनिक अपनी धुन में गा रहा था। उसने एक हाथ खो दिया था। अगर तुम दोस्त हो तो ऐसे क्यों बात कर रहे हो? धीरे नहीं बोल सकते? इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है? जब वो ये सुनता है, वो एक छोटा लड़का है। वो अपने दोस्त से कहता है जो सुन नहीं सकता, तुम्हारा कान फट गया है ना? वो खुद से कहता है कि तुम सुन नहीं सकते। सैनिक कहता है, मेरे कान में बस गोली लगी है, मैं पूरी तरह से बहरा नहीं हूँ। मेरी बात सुनो। अगर वो छोटा लड़का है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम बहरे हो, अब तुम सुन नहीं सकते। जो भी हो, चिंता मत करो। दोनों ताली बजाते हैं। वे गाते हैं और ताली बजाते हैं। जब वो उस आदमी को देखता है जिसने अपना हाथ खो दिया था, वो कहता है, मेरे पास सिर्फ एक हाथ है, तुम ताली बजाओ। इसमें एक बूढ़ा आदमी भी है। मेरे 2 पैर हैं, क्या तुम डरे हुए हो? वीर ने पूछा। हम सिपाही हैं, हम इस देश के रक्षक हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें लड़ना होगा, आखिरी सांस तक लड़ना होगा, कमांडर ने कहा। सभी नीचे झुक गए। जाओ और फिर से लड़ो, हमें घर जाना है, एक सिपाही ने कहा। तुम जाओ, दूसरे ने कहा। क्या हम जा सकते हैं? कुछ ने पूछा। आशान आ रहा है। आशान कहता है, तुम युवा हो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं यहीं से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। सभी जूनियर डरे हुए हैं। वे छिप रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। मुझे ये युद्ध समाप्त करना है, मुझे जल्द से जल्द अपनी पत्नी के पास जाना है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो उन्हें प्रेरित करता है और सभी को युद्ध क्षेत्र में ले जाता है। इस समय गांव में रमेश की पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर पुकार रही है, रमेश, रमेश। घंटी बजते ही गांव के सभी लोग अपने बच्चों के साथ घर के अंदर भाग गए और दरवाजे बंद कर लिए। युद्ध में कुछ गोलियां चलने के बाद रमेश और उसके साथी एक कोने में छिपे हुए हैं। वे किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उन्हें वास्तविक योद्धाओं की तरह कूदकर प्रहार करना होगा। जब वे कूदते और प्रहार करते हैं, एक आदमी कूदकर उनके सामने गिर जाता है। कोई और रास्ता नहीं है, तो वे सभी नीचे बैठ जाते हैं। गोलियों से सभी गिर जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए किसी के बाल खींचते हैं, किसी की गर्दन पकड़ते हैं। किसी तरह उन्होंने सबको खींचकर एक कोने में ला दिया है। वीर को दांत में गोली लगने से बेहोशी आ गई। जब सभी सोचते हैं कि वे मर गए हैं, अगले ही पल वीर, उसकी पत्नी और 3 दोस्त ही भाग्यशाली हैं। वे लड़ाकू विमान से उतरते हैं और दुश्मन की टीम पर हमला करते हैं। इस तरह युद्ध समाप्त हुआ। अब 5 दोस्त अपने अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। एक एक करके हर व्यक्ति का गांव आता है। मेरा गांव पहाड़ियों के बीच बसा है। रमेश अपनी पानी की बोतल लिए चलता है। वो कहता है, चलो मेरे गांव चलते हैं। रमेश की पत्नी राधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। सब मिलकर राधा के हाथ का बना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। रास्ते में सब राधा के बारे में बात करते हैं। क्या वो दाल बाटी बना सकती है? क्या उसे पुलाव बनाना आता है? क्या वो मटर पनीर बना सकती है? सब ऐसे सवाल पूछते हैं, मगर सच्चाई ये है कि राधा को कुछ भी बनाना नहीं आता। रमेश घर पहुंचते ही चिल्लाता है, राधा, राधा, और घर की तरफ भागता है। उनका बेटा अमन है। अमन अपने पिता को देखकर डर जाता है और छिप जाता है। रमेश की पत्नी राधा घर में होती है। रमेश उसे गले लगाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन जैसे ही वो गले लगता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसके हाथों में खुजली होने लगती है। बाहर खड़े दोस्त सोचते हैं, काश हमारी भी पत्नी होती,
हम भी घर जाकर उन्हें गले लगाते। अब पूछती है, क्या हुआ, बच्चा कहाँ है? रमेश बच्चे को देखने भागता है। वो अमन को देखकर कहता है, वाह, बिल्कुल अपनी माँ की आंखें हैं। राधा हंसती है और कहती है, तुम कितने भोले हो, इतने दिनों से दूर थे, अब घर आए हो तो बच्चे को पहचान भी नहीं पा रहे। फिर रमेश अपने दोस्तों से अपनी पत्नी और बेटे का परिचय करवाता है। सब खुश होते हैं और एक परिवार की तरह मिलकर रहते हैं। सभी मित्र एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हमने तुम्हारे पति को बिना किसी परेशानी के वापस ला दिया है, हमारा छोटा भाई कहता है। बिना किसी मोह माया के, बिना भटके हम उन्हें वापस ले आए हैं। तब हमारे दाढ़ी वाले भाई कहते हैं, मेरा नाम रघुवीर है। क्या आपकी कोई बहन है? नहीं, मैं अकेला बेटा हूँ। माफ कीजिए, फिर कोई मित्र? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। क्या आपकी तरह कोई सुंदर नहीं है? नहीं, इस गांव में मेरी पत्नी सबसे सुंदर है। फिर आपकी माताजी अब क्या करती हैं? बस कीजिए भाई, कहाँ से आ गए आप? ये अपनी पत्नी की खोज में हैं। उनके मित्र उन्हें डांटते हुए कहते हैं, वापस जाने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं है। दाढ़ी वाले भाई चले गए, अब क्या करें? तब नायक कहता है, आज वापस मत जाओ। जो आप सामने देख रहे हैं वो मेरी बुआ का घर है। बुआ अब नहीं रही, आप आज रात वहीं रुक सकते हैं। फिर कल सुबह साक्षी के हाथों का बना खाना खाएंगे। पूछने पर दाढ़ी वाले भाई कहते हैं, हम साक्षी के हाथों का खाना खाने के लिए जरूर रुकेंगे। परिवार को बहुत मानता हूँ, बस अब चलते हैं। वे नायक के घर जाते हैं। एक छोटी नाव है ना? वे उसमें बैठकर नदी पार करके बुआ के घर पहुँचते हैं और वहीं रुकते हैं। जब वे जाते हैं, पत्नी कहती है, वाह, क्या जोड़ी है पति पत्नी की। अपनी पत्नी का चेहरा तो दिखाओ। पता है मैं कितनी चिंतित थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैं बहुत रोई, मैं बहुत डर गई थी। तब नायक कहता है, किसी चीज से मत डरो, अगर मैं युद्धभूमि में मर भी गया तो आत्मा बनकर लौट आऊंगा। तुम्हें और हमारी बेटी को देखूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तब पत्नी पूछती है, और अगर मैं इंतजार करते करते मर गई तो क्या होगा? कभी नहीं जाऊंगा मेरी जान, वो उसे गले लगाते हुए बोला। रात का समय था, सभी दोस्त गहरी नींद में थे, सिर्फ मोटू रमेश जाग रहा था। उसे रात में किसी चीज का डर सता रहा था। डर के मारे उसकी आंखें नम हो गई। उसकी रोने की आवाज सुनकर बाकी लोग जाग गए। वे बाहर से दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। दाढ़ी वाले राजू ने दरवाजे को धक्का दिया, फिर भी वह नहीं जागा। बुजुर्ग काका ने दरवाजे पर लात मारी। तब तीनों ने मिलकर सोचा कि अब क्या करें। वे एक कुर्सी लेकर आए और जोर से आवाज लगाने लगे। आखिरकार रमेश की आंखें खुली। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसे लगा कोई चोर घर में घुस आया है। तभी सुरेश की आवाज आई, राजू भाई, मोटू, सब जाग जाओ, हमें बाजार जाना है, सब्जी और राशन लाना है। सभी दोस्त बाजार की ओर चल पड़े। सबसे पहले उन्हें मछली वाला दिखा। वो मछली वाला सुरेश का पुराना दोस्त था, उसका नाम चाचा था। जब सुरेश ने चाचा को पुकारा तो वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पता नहीं क्या बात थी। कोई बात नहीं, चलो अपनी नाव की तरफ चलते हैं, सुरेश ने कहा। वे अपनी छोटी नाव की ओर बढ़ गए। रमेश इधर उधर देख रहा था। सुरेश एक छोटे बच्चे को गोद में लिए था। वह घर जाने की जिद कर रहा था। सुरेश के चेहरे पर गुस्सा था। जब वो मुड़ा तो उसे लड़की नहीं दिखी। वो शक में पड़ गया। खैर, अब वे बाजार पहुंच गए थे। वहां एक बुजुर्ग दुकानदार था। वो सुरेश का जाना पहचाना था। सुरेश को देखते ही वो मुस्कुराया और उसका नाम पुकारा। दादाजी, संध्या हमारे लिए खाना बनाने वाली है, हमें कुछ सब्जियां चाहिए, आपके पास होगी ना? और क्या क्या है आपके पास? सब कुछ है ना? दादाजी बोले, हाँ बेटा, जो चाहिए ले लो। जो भी मांगा एक एक करके दे रहे हैं। वो बहुत डरे हुए हैं। जो भी मांगा मिल रहा है। पूछा अगर बकरी मिलेगी, दे दी बकरी भी। सब कुछ मिल गया। भगवान की तरह सब कुछ दे रहे हैं। फिर कहा कि नाच भी चाहिए। पूछा कि क्या कोई नर्तकी मिल सकती है? बोले, वो भी दे दूंगा। कहा, अभी दिखाता हूँ। दादाजी गोदाम में गए, कपड़े उड़ने लगे। जब लगा कि कोई लड़की आएगी, बेचारे दादाजी खुद ही आ गए। खड़े होकर पोज दे रहे हैं। सबने आंखें बंद कर लीं और कहा, नहीं चाहिए ऐसा नाच, बस हो गया। उधर से निकलकर चलने लगे। वो सीन देखने के बाद कहा कि थोड़ी शराब पीकर जाएंगे। ठेके की तरफ जा रहे हैं। एक तांत्रिक बैठा है, मुंह में धुआं भरा हुआ। बोला,
मेरे पास आए हो, आओगे ही। मैं जानता था, तुम्हें बचाने वाला मैं ही हूँ। झूठ बोल रहा है, सबके मुंह पर थूक रहा है। भूत के साथ भूत रहते हैं, तुम भूत हो या इंसान? जिमन पूछता है, भूत? कौन सा भूत? तांत्रिक कहता है, वो संध्या, कानूनगो की पत्नी। वो भूत है, तुम उसके साथ रहते हो। दोस्त डर गए, क्या ये औरत सच बोल रही है? अगर विश्वास नहीं होता तो उसकी झुर्रियों के बीच देख लो, पता चल जाएगा कि वो भूत है या नहीं। बच्चों, सावधान रहना, तांत्रिक की माँ जा रही है। हमारा हीरो उस वक्त हंस रहा होगा। वो तांत्रिक नहीं, पागल औरत है, कुछ करने वाली है। वो कहती है, चिंता मत करो, वहाँ से सब कुछ लेकर घर वापस आ रहे हैं। घर पास नहीं है, विचार जो हमेशा खुले रहने चाहिए। फिर छोटा आदमी पूछता है, तुम इतने महान आदमी हो, है ना? तो क्या तुम धूम्रपान करते हो? कब धूम्रपान किया? वो कहता है, मैंने कल रखा, कल से और अब तक। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर चाहो तो चावल रख दो, देखते हैं कौन ज्यादा धूम्रपान करता है। मुझे ऐसे चावल की जरूरत नहीं है, मैं वही रखता हूँ जो मुझे चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या तुमने पहले ही रखकर धूम्रपान कर लिया? फिर छोटा लड़का कहता है, मैंने कुछ नहीं रखा और न ही धूम्रपान किया। तुम्हारा मुंह दुए की तरह है, अगर चाहो तो सूंघ कर देख। इस समय आशन और पेरुथनन आपस में बात कर रहे हैं। फिर भी वह कैसे हुआ? क्या मैंने नहीं देखा? क्या हमने उस बच्चे को अपने हाथों में नहीं लिया? जब वे ऐसे बात कर रहे होते हैं, गुंडम आता है, तुम देखो, क्या तुमने जांच की? जब पूछा जाता है कि साड़ी में कुछ गलत है, वह कहता है, साड़ी भूत नहीं है, मैंने देखा, उसमें कोई समस्या नहीं है। इस समय जंगल में थोड़ा और अंदर जाकर हमारा छोटा लड़का छोटा है, आपको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। देखो, वो एक आदमी का हाथ है, उसके हाथ में अंगूठी है। जब मैंने फिर से हिलाया, मुझे एहसास हुआ कि यह एक मृत शरीर था। जब मैंने कहा, वो अपनी जान बचाकर भागा। रास्ते में उसे एक और शाखा लगी, लगने के बाद वह बच नहीं सका। उसकी चीख हमारे बाकी दोस्त सुनते हैं, वे उसे खोजते हैं और जंगल में आते हैं। अचानक उसका चेहरा छिद गया है, फट गया है, वो ज़ॉम्बी की तरह खड़ा है। वे डर जाते हैं। जब वे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? वह कहता है, बद्दा, बद्दा, बद्दा। मैं नहीं कह सकता, उसने अपनी जीभ और होंठ काट लिए हैं। संदेह हो सकता है, उनके लिए कहना मुश्किल है। वो दोनों हाथ उठाता है और दिखाता है, मैं नहीं समझता कि यह क्या है। वे भी नहीं समझते, इसलिए वो एक छड़ी लाता है। साड़ी, शैतान, वो लिखता है कि वो भूत है। वे भाग जाते हैं। दाढ़ी वाला आदमी कहता है, नहीं, मैंने जांच की, मैं उसके पीछे देख रहा था। वो झुकता है और टांगों के बीच देखता है। फिर एक हीरो आता है, तुम यहाँ क्या बता रहे हो? खाना तैयार है, क्या तुम नहीं खा रहे हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हीरो कहता है, मैं तुम्हें दवा दूंगा। वे कुछ नहीं कहते, वे जाने से डरते हैं। दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से जो लिखा था उसे हटा देता है और वे घर की ओर चलते हैं। जब हीरो देखता है, वहाँ साड़ी है। जब वे पूछते हैं, ये साड़ी क्या है? वे कहते हैं, हमने साड़ी की स्पेलिंग सीखी है। उसके बाद वे घर आते हैं। जब हीरो नहीं होता, दोस्त आपस में बात करते हैं। अब अगर साड़ी भूत है, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हमें इस देश को छोड़ना होगा। लेकिन हम कंगमक को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। अगर वह भूत के साथ छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? हमें उसे ये बताना होगा। लेकिन जब वे सोचते हैं कि किसे बताना है और क्या करना है, हीरो आता है। अब वह कहता है, कंगमक, हमें तुमसे कुछ कहना है। क्या है? अपने भाई को बताओ। तो धीरे धीरे उसने इसे पास किया और दाढ़ी वाले आदमी को दे दिया। दाढ़ी वाला आदमी भी कहने में आलसी है। वह कहता है, सच तो ये है, सुप्रा तुम्हें बताएगा। सुप्रा हमारा आसन है, सुप्रा भी कह सकता है। धीरे धीरे वो इसे हमारे छोटे को पास कर रहा है। वह कहता है, अचानक साड़ी मेरे पास आती है। जब वह उसे देखता है, वह कहता है, साड़ी सुंदर है। यही हमारा मतलब था। वो ये कहने में इतना आलसी है, मैं जानता हूँ वो सुंदर है।
वो कहता है, आओ खाना खाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, वो दाढ़ी वाले आदमी को दबा देता है, आओ खाना खाते हैं। माँ कहती हैं, खाना खा लो वरना नाराज हो जाऊंगी। दादी चेतावनी देती हैं, सावधान रहना। राजू मजाक में अपने दोस्तों को डराता है। सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। शाम का समय है, अंधेरा छाने लगता है। तभी छोटू की नजर पड़ती है। रसोई में काम कर रही सीमा के हाथ में एक अंगूठी है, वही अंगूठी जो कल शमशान में देखी थी। छोटू का दिल धड़क जाता है। तभी खाना आ जाता है। खाने में है दाल, चावल और भिंडी की सब्जी। सीमा ने इतनी मेहनत से बनाया है। सब खाना देखकर डर जाते हैं। विजय कहता है, मेरा दिल कमजोर है। राधा कहती है, मुझे डायबिटीज है, मैं नहीं खा सकती। श्याम बोलता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल है, मैं सिर्फ रोटी खाऊंगा। सीमा कहती है, मजाक मत करो, मैं जानती हूँ तुम सब भूखे हो, खाना खाओ। राजू 2 केले उठाता है और खा लेता है। उसे समझ नहीं आता क्यों। सीमा कहती है, थोड़ा तो खाना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उसकी आवाज में डर है। सब डरे हुए हैं। धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। सीमा पूछती है, कैसा है? सब कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। रमेश कहता है, मीठा और नमकीन का अद्भुत मिश्रण है। राजू कहता है, मिठाई भी है, मैं लेकर आता हूँ। सब इंतजार करते हैं। जब वो अंदर जाता है, सीमा उठ जाती है। सबको डर लगता है। वो धमकी भरे अंदाज में खाना खा रही है। अचानक सभी कहते हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए ठीक रहेगा। सभी भागने लगते हैं। छोटा रमेश हमेशा की तरह पीछे रह जाता है। वो 1 मिनट के लिए रुक जाता है, कहता है, मैं भी चला जाता हूँ। जब वह भागता है तो फिसल कर गिर जाता है। जब वो लेटा हुआ है, कोई कहता है, तुम नहीं मरे हो, वो तुम्हारे पीछे है, उठो और भागो। वे उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते जब किसी को समझ नहीं आता कि क्या करें, तब दाढ़ी वाला आदमी कहता है, मेरी और मेरी पत्नी की जिंदगी में दखल मत दो, हमारी खुशी कोई अपराध नहीं होनी चाहिए। सभी सच बोल देते हैं। दाढ़ी वाला आदमी कहता है, हम तुम्हारी जिंदगी में और दखल नहीं देंगे, हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। वे माफी मांग कर चले जाते हैं। जब नायक 2 छोटे बच्चों को लेकर आता है, तब तक सभी दोस्त जा चुके होते हैं। जब वे पूछते हैं कि क्यों चले गए, दाढ़ी वाला आदमी कहता है, वे मुझसे डरते हैं, लोग मुझे भूत कहते हैं। नायक कहता है, यह सही नहीं है, मैं पूछ कर आता हूँ। इस समय दोस्त कहते हैं, अब यहाँ नहीं रुकना, जल्द से जल्द अपने गांव वापस चलते हैं। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी को यह नहीं पता, उसकी पत्नी एक चुड़ैल है, वो उसे कैसे नहीं बचाएगा। नायक दरवाजे से अंदर आता है। वो रोते हुए अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुम इन लोगों की बातों पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? क्या तुम सच्चे दोस्त हो? क्या तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने आए हो? मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बुरे निकलोगे। दोस्त सोचते हैं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उसे किसी तरह बचाना होगा, हमें कोई योजना बनानी होगी। इस समय नायक घर वापस आ जाता है। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ गलत था, मेरे पास मेरी पत्नी है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, प्यारी। वे करवा चौथ के त्योहार पर जाने का फैसला करते हैं। नायक पूछता है, क्या हम अकेले जाएं? क्या बच्चा सो रहा है? वे तय करते हैं कि बच्चे के जागने पर वापस आ जाएंगे। मेले में जाकर वो एक मुखौटा पहन लेती है, जो उसने वहीं रखा था। गांव वालों की गलतफहमी दूर करने के लिए उसे ये पसंद था। नायक उसे नहीं रोकता। वे मेले की हर गतिविधि देखते हैं, खेल खेलते हैं और समय का आनंद लेते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ करता है तो लड़की उन्हें डरा देती है। रोते हुए वह अपने पति से कहती है, अगर मैं पहले मर जाऊं तो हमारे बच्चे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देना और खुश रहना, मैं शांति से रहूंगी। तब नायक कहता है, मैं ज्यादा दर्द में मरूंगा, मैं जीना नहीं चाहता, तुम और हमारा बच्चा ही मेरी जिंदगी हो। इसी समय एक जादूगर जो पहले हमारे सभी दोस्तों के साथ था, उसे देखने आता है। समाप्त।